नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? सब कुछ ठीक है? तबीयत वगैरह ओके? अपनी तबीयत का ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है ना? और ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हो, हर एक वीडियो ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए और दिया हुआ कार्य समय पर कर स्कूल के मेल आईडी को भिजवा दीजिए बच्चों, ठीक है ना? और लिखते समय हस्ताक्षर का ध्यान रखना, सुंदर हैंड राइटिंग होना चाहिए। 10th क्लास में हैंड राइटिंग का बहुत महत्व होता है। ओके, आज हम 10th क्लास हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज के पार्ट 3 का जो बचा हुआ भाग है, शेष भाग, उसका अध्ययन करेंगे। पार्ट 3 का नाम है एक कहानी यह भी, और इसकी लेखिका का नाम है मन्नू भंडारी। ये एक आत्मकथा है, इन लेखिका की आत्मकथा, मन्नू भंडारी जी के जीवन की उनकी आत्मकथा है। ओके ना, बायोग्राफी। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16 खोलिए बच्चों, ओके, और ध्यान से सुनिए। हमारी सीमा थी घर, हाँ इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लाइट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। देखिए बच्चों, आजकल हम शहरों में फ्लाइटों में, अपार्टमेंटों में रहने लगे हैं और एक के घर में कोई दूसरा नहीं चाहता। सेल्फ लाइफ हो गई है, हर एक अपने अपने लाइफ में ही डूबा हुआ है। मगर पुराने जमाने में जो मोहल्ले में, कॉलोनीज में रहते थे ना लोग, वो एक दूसरे से बहुत मिलजुल कर रहते थे। एक दूसरे के घर में आना जाना रहता था, एक दूसरे के घर में त्योहारों के समय निमंत्रण दिया जाता था। त्योहार नहीं हो तो भी हमेशा एक दूसरे के घर में आते जाते बातचीत करते रहते थे, जैसे वे भी घर का एक हिस्सा है। गली के सब घर एक घर बनकर रहते थे। अगर कोई परेशानी हो तो सारे मोहल्ले के लोग एक दूसरे को मदद करते थे। मगर आज का कल्चर क्या है? पड़ोस कल्चर यानी नेबर्स कल्चर क्या है? कोई किसी के बारे में सोचता नहीं। एक ही फ्लैट में, एक ही अपार्टमेंट में, अलग अलग फ्लैट में रहते हैं। एक फ्लैट में खुशी मनाते हैं, दूसरे फ्लैट में अगर कोई मर रहा है तो कोई उसके बारे में पकड़ाता नहीं। ओके, उसके बारे में सोचता नहीं। ओके, सेल्फ लाइफ, इस तरह से कल्चर में बदलाव आ गया है बच्चों, ठीक है ना? मेरी कम से कम एक दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां मैंने अपने किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। एक दो को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा भाषा को किसी को भी धुंधला नहीं किया था, और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। यानी पुराने जमाने में सब लोग मिलजुल कर रहते थे, एक परिवार के जैसे रहते थे। तो मन्नू भंडारियों के ज्यादातर कहानियों का विषय इन्हीं मोहल्ले के लोगों के जीवन और ये मोहल्ले की जीवन पद्धति ही बना है। वे न चाहते हुए भी इन मोहल्ले के लोगों के जीवन को अपनी कहानियों में लिखती चली गई। उनके दिल में, दिमाग में उन लोगों की इतनी याद थी, इतना स्मरण था कि वो कब उसको लिखना शुरू किया उन्हें भी पता नहीं चला। ओके, यहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का एक अनुभव लिखा है। देखिए, उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। तो उस समय मन्नू भंडारी के बचपन में लड़की के शादी की उम्र क्या थी? 16 वर्ष, और 10वीं पास यानी मैट्रिक पास होते ही, 10th पास होते ही लड़की की शादी की जाती थी। सन
1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की। 1944 में सुशीला, जो उनसे 2 साल की बहन थी, 2 साल की बड़ी बहन थी, वो 16 साल की हो गई और शादी करके कोलकाता चली गई। उसकी शादी कर दी गई और वो कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इनसे जो 2 बड़े भाई थे वो भी आगे की पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। बहन की शादी हो गई, जिस बहन के साथ हमेशा इनका कंपैरिजन किया जाता था खूबसूरती में, गोरेपन में, उस बहन की भी शादी हो गई और बड़े भाई भी 2 पढ़ने के लिए चले गए। अब बची घर में ये अकेली, तब इन्हें इनके व्यक्तित्व का एहसास हुआ। ओके, अकेली थी ना, तब उन्हें अच्छा एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। अभी घर में कोई बच्चे नहीं थे। ओके, तो अकेली यही बच गई थी मन्नू भंडारी। घर में कोई न होने के कारण अब पिताजी का सारा ध्यान मन्नू भंडारी के ऊपर केंद्रित हुआ। ओके, लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाकशास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वह बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 1942 में 1942 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षक, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। देखिए, अभी सब सुशीला की, उनसे 2 साल बड़ी बहन की शादी हो गई, बड़े भाई पढ़ने के लिखने बाहर चले गए, घर में ये अकेली रह गई, तो पिता का सारा ध्यान इन पे केंद्रित होने लगा। और लड़कियों को तो घर काम सिखाना, पाकवान सिखाना, यही चाहते हैं घर वाले, मगर इनके पिताजी तो इनको रसोई घर से दूर ही रखना चाहते थे, क्योंकि रसोई घर को भटियार खाना कहते थे वे। और औरत की क्षमता जो है, योग्यता, पात्रता, वो सिर्फ रसोई घर से सिमट कर नहीं रहना चाहिए, ऐसी उनकी बड़ी सोच थी उनके पिताजी की। तो उनके पिताजी इन्हें इनके साथ बैठक में बैठने के लिए कहते थे और राजनीतिक गतिविधियों के जो चर्चे वे अपने साथियों से करते थे, उनको सुनने के लिए कहते थे। तब का माहौल क्या था? 1942 तो स्वतंत्रता आंदोलन का माहौल था। चारों ओर स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चाएं होती थी, मीटिंग होते थे, चर्चे होते थे। ओके, और इन्हें उनको मन्नू भंडारी जी को उतना उस स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में कुछ पता नहीं था, मगर हाँ, क्रांतिकारकों के, जो स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारक थे, उनके कुर्बानियों के किस्से सुनकर इनका मन जरूर आक्रांत उठता था, इन्हें रो पड़ता था कि देश के लिए इन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया। आगे देखिए। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 में 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने कहरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। तो इनकी अभी 10वीं तक शिक्षा पूरी हो गई, अब इन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया था। ओके, और फर्स्ट ईयर में ये आई थी, तो इन्होंने सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ पर जो हिंदी की अध्यापिका थी शीला अग्रवाल, उनसे ये बहुत प्रभावित होके इनसे बहुत प्रभावित होकर, अट्रैक्ट होकर रहती थी। ये शीला अग्रवाल जो लेखिका है, वे साहित्य में लिखने का काम करती थी। उन्हीं के जरिए मन्नू भंडारी को भी साहित्य लिखने का नॉलेज यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे देखिए। मात्र पढ़ने को
चुनाव करके पढ़ने में बदला, खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की, तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरत प्रेमचंद्र से बढ़कर जैनेन्द्र अग्नेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगता था। आग्नेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस पर समय वह मेरी समझ में सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पड़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी की झोंक में शेखर को फिर से पड़ गई। इस बार कुछ समझ के साथ यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में मैं जितना समझ सकती थी समझा। यानी शीला अग्रवाल जी के कारण ही इन्हें साहित्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। शीला अग्रवाल जी ने अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ने की सलाह दी, किताबें ला कर दी। उन किताबों को पढ़कर इन्होंने, मन्नू भंडारी जी ने हर एक चीज को समझा और साहित्य को जाना। आगे देखिए, शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिता ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 1946 और 47 के दिन, यानी 1946 एंड 47 के दिन, वे स्थितियां उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते हुए खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति यह हुई कि एक बार बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। पिताजी की आजादी की सीमा यही तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं जानू समझू, हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं, सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। देखो क्या हुआ, 1946 और 47 का जो माहौल था देश का हमारा, आज़ादी के लिए हर युवा पीढ़ी हड़ताल कर रहे थे, फेरियां लगा रहे थे, चिल्ला रहे थे, सत्याग्रह में भाग ले रहे थे। तो ऐसे उबाल आए हुए, ऐसे जोशीले, ऐसे आंदोलनी वातावरण में क्या भला मनु भंडारी अपने आप को रोक पाती? शीला अग्रवाल जैसे अध्यापिका के प्रभावकारी भाषणों की वजह से उनके दिल में भी यह जोश भर दिया कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले, देश को आज़ादी दिलाने के लिए वे भी काम करे, वे भी लड़ पड़े। ओके, और उनके खून में उबाल आया, यानी खून में जोश आ गया और वे भी सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने लगी। मगर उनके पिताजी को यह पसंद नहीं था। उनके पिताजी को उनकी आज़ादी सिर्फ घर के चार दीवारी के अंदर चौखट तक ही रहती थी कि घर आए लोगों में उठे बैठे और चर्चा करें। मगर उनकी लड़की, एक जवान लड़की, लड़कों के साथ फेरियां लेती, हड़तालें करती, ओके, धरने देती, स्वतंत्रता आंदोलन में फिरे, ये उन्हें कदापि पसंद नहीं था। और यहीं से उनके पिताजी के साथ टक्कर लेने का सिलसिला शुरू हुआ मनु भंडारी जी का। वो उनकी शादी जब राजेंद्र जी के साथ जब उनकी शादी हुई, तब तक ये सिलसिला उनके पिताजी के साथ मनु भंडारी का चलता रहा। एक बार आप साइलेंट रीडिंग कीजिए। तो देखिए आगे,
पेज नंबर 17 देखिए। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं दो बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया था कि पिताजी आकर मिले और बताए कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाइयां क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए वे गए थे। लौटकर क्या कहकर बरपा होगा, इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुशी है, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वो लोग किसी तरह डरा धमका कर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे नारे लगाने लगती है। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने में घबरा रहे थे, और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, न अपने कानों पर। यह हकीकत थी। देखिए, पिताजी को बहुत गुस्सा आया। कॉलेज से लेटर आया कि आकर मिलिए, आपकी लड़की के बारे में कंप्लेंट है बोल के कॉलेज से पत्र आया। तो पिताजी घर में चिल्लाने लगे कि ये लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। इससे पहले भी मेरे बच्चे मेरे पड़े हैं, लेकिन किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। ये लड़की मुझे बर्बाद कर कर छोड़ेगी। ऐसा गुस्से में भन्नाते हुए पिताजी कॉलेज चले गए और कहते चले गए कि जाकर वहाँ मुझे न जाने इसके बारे में क्या क्या सुनना पड़ेगा। और वहाँ जाने के बाद उन कॉलेज के अध्यापक प्रिंसिपल ने जो इनसे बात की और कहा कि आपकी लड़की बहुत क्रांतिकारी विचारों वाली है, और ये इसके साथ और अन्य 2 लड़कियां भी है। ये 3 लड़कियां मिलकर जब लड़कियों को, अन्य कॉलेज की लड़कियों को स्वतंत्रता के आंदोलन में नारे लगाने के लिए बुलाती है, तो सारी लड़कियां कॉलेज में क्लास छोड़कर मैदान में आ जाती है और स्वतंत्रता आंदोलन के नारे लगाने लगती है। इसलिए हमें कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। बड़ी मुश्किल से हम लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, मगर आपकी लड़की के एक आवाज़ सुनकर सारी लड़कियां क्लास छोड़कर बाहर आ जाती है और हमें कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। इस तरह की शिकायत प्रिंसिपल ने मन्नू भंडारी के पिताजी से की। तो पिताजी का मन गर्व से गदगद हो गया कि मेरी बेटी के विचार इतने क्रांतिकारी है, जो देश की पुकार बन गई है, तो इस पुकार को कैसे रोकेंगे भला। उनका मन अभिमान से, गर्व से, सीना गर्व से फूल गया। मन्नू भंडारी जब पिताजी स्कूल गए थे तब उसके माँ से कहकर गई थी कि जब पिताजी घर आए और घर आने के बाद न जाने पिताजी का मूड कैसे होगा, बहुत गुस्से में होंगे। जब उनका उबाल कम होगा तो मुझे बुला लेना, ऐसा कहकर वे सहेली के घर में बैठने के लिए गई थी। मगर जब माँ आई और मन्नू भंडारी को बुलाने लगे कि चलो पिताजी आए हैं, वे तो गुस्से में नहीं है, बहुत शांत है और बहुत खुशी में है। तब मन्नू भंडारी को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हुआ। और जब वो घर पहुंची और पिताजी ने ये सब कहा कि तुम्हारी क्रांतिकारी आवाज़ की वजह से लड़कियां क्लास छोड़कर बाहर आती है और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेती है, तेरी वजह से उन्हें कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। मेरी इस तरह की क्रांतिकारी बेटी है, इसलिए मेरा सीना गर्व से फूल गया है। ऐसे वाक्य सुनने पर मन्नू भंडारी जी को बहुत आश्चर्य हुआ। ओके ना, आगे देखेंगे।
एक घटना और एक घटना थी। देखिए कौन सी। आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे, उस मन्नू की तो मत मारी गई है। पर भंडारी जी, आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आजादी दी पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है वह। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है ये सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? देखिए, इस तरह मनु भंडारी के पिताजी को उनके एक दोस्त ने आकर ताना मारा कि आपने आपकी बेटियों को आज़ादी दी है, मगर देखो कैसे कैसे लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता आंदोलन के नारे लगाते, हड़तालें करते फिर रही है आपकी लड़की। भला हम जैसे शरीफ संस्कारी लोगों के लड़कियों, घर की बेटियों को ऐसे शोभा देता है क्या? क्या आपकी मत मारी गई है? क्या हो गया है आपको? इस तरह ताने मारा। आगे देखो। वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू कर चले जाए। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। इस सब से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चले आया। आई आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर्विरोधों के बीच जीते थे वे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात की बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों को तो रास्ता ही टकराहट का है? सन 1947 के मई के महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषेध कर दिया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचा है कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी मिल गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। देखिए, तो एक मित्र ने आकर मन्नू भंडार जी के पिताजी को ताने मारे कि तुम्हारी लड़की लड़कों के साथ कंधे से कंधा लगाकर गलियों में हड़तालें, चौराहे में हड़तालें करती फिर रही है। एक अच्छे घर की लड़की को ये शोभा देता है क्या? इस तरह से ताना मारा। तो दूसरे एक मित्र ने आकर मन्नू भंडारी जी के भाषण का तारीफ की कि क्या भंडारी, तुम घर में ही छिपे बैठते हो? तुमने आज बहुत मिस किया, तेरे लड़की का भाषण मिस किया। क्या भाषण देती है, क्या जोश है, क्या चेतना उत्पन्न करता है उसका भाषण। इस तरह से उनका अप्रिशिएशन किया। तो इस तरह से मन्नू भंडारी जी ने अपनी छोटी सी उम्र में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। और उनकी जो अध्यापिका थी शीला अग्रवाल, कॉलेज वालों ने उन्हें
स्कूल से निकालने का नोटिस दिया, क्योंकि वो लड़कियों को भड़का कर हड़तालों और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल कर रही है। ऐसा आरोप लगाकर उन्हें कॉलेज से निकालने का नोटिस थमा दिया। मगर इन लड़कियों ने हड़तालें और धरने देकर हुड़दंग मचाया। तो इन लड़कियों को भी, मनु भंडारी और उनके सहेलियों को भी 3rd ईयर के कॉलेज क्लासेस बंद कर दिए गए। मगर इन्होंने नहीं छोड़ा, हड़तालें और धरने लगाकर उनके खिलाफ जाकर सत्याग्रह कर फिर से 3rd ईयर की क्लासेस खुलवा ली और उन्होंने क्लासेस अटेंड की। मगर ये खुशी बहुत कम थी कि किसके सामने की 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिल गई। इस बड़ी खुशी के सामने उनकी ये खुशी बहुत कम थी। इस तरह इन लड़कियों ने, मनु भंडारी और उनके सहेलियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक लड़की होने के बावजूद भी भाग लिया और स्वतंत्रता हासिल करने में गांधी जी का साथ दिया। ठीक है, तो ये हुआ मनु भंडारी जी का आत्मकथा। ओके, और एक कहानी, यह पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ बच्चों। ओके, एक बार आप इसका एक नज़र डालिए इस पार्ट पर। ओके, ऊपर पढ़िए। तो अब हम देखेंगे इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर है, उनके प्रश्न क्या है और उनके उत्तर किस तरह लिखे जाते हैं। ओके, पिताजी ने रसोई घर को भटियारखाना क्यों कहा था? उसका उत्तर इस तरह लिखिए। पिताजी ने रसोई घर को भटियारखाना कहा था क्योंकि वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। लेखिका के पिताजी उन्हें बहसों में बैठने को क्यों कहा करते थे? उत्तर इस तरह लिखिए। लेखिका के पिताजी उन्हें बहसों में बैठने को कहा करते थे क्योंकि वहां बैठकर देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है सब जानना है, इसलिए इस तरह कहा करते थे। 6th देखिए, लेखिका का साहित्य से संबंध कैसे जुड़ा? उत्तर इस तरह लिखिए। लेखिका जब कॉलेज में प्रवेश पाया तब लेखिका का साहित्य से संबंध जुड़ गया। शीला अग्रवाल से लेखिका कैसे प्रभावित हुई? उत्तर इस तरह लिखिए। शीला अग्रवाल ने लेखिका को 4 दीवारी से बाहर खींचकर सक्रिय भागीदारी में बदल दी। शीला अग्रवाल की जोशीला भाषण से प्रभावित हुई। मनु के पिताजी ने उन्हें घर से निकलने पर क्यों रोक लगाना चाहते थे? उत्तर इस तरह लिखिए। मनु के पिताजी ने उन्हें घर से निकलने पर रोक इसलिए लगाना चाहते थे कि लोग घर आकर थू करके चले जाते हैं। आजाद हिंद फौज के बारे में तुम क्या जानते हो? आंसर, उत्तर इस तरह लिखिए। आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस से स्थापित की गई। लक्ष्य था स्वतंत्रता संग्राम। अंग्रेजों को भगाने के लिए एक फौज की स्थापना नेताजी ने की जिसमें कई देशभक्त जुट गए। लेखिका के पिताजी किन अंतर विरोधियों में रहकर जीवन बिता रहे थे? उत्तर इस तरह लिखिए। लेखिका के पिताजी विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता आदि अंतर विरोधियों में रहकर जीवन बिता रहे थे। नेक्स्ट देखिए, मन्नू से नाराज पिताजी क्यों उन्हें देखकर गर्व का एहसास कर रहे थे? उत्तर इस तरह लिखिए। मन्नू से नाराज पिताजी उन्हें देखकर गर्व का एहसास किए क्योंकि डॉक्टर अंबालाल ने उसके बेटे की तारीफ की और धुआंधार बोलते रहे कि आपके बेटे बहुत अच्छी तरह भाषण दी। आपकी बेटी ने बहुत अच्छी तरह भाषण दी। 5 अगस्त 1947 के महत्व के बारे में बताइए। उत्तर इस तरह लिखिए। 15 अगस्त 1947 के महत्व यह है कि उस दिन हमें आज़ादी मिली। अंग्रेज लोग हमारा देश छोड़कर भाग गए। हम लोग ही हमारे भारत को पालन करने की महत्वपूर्ण विषय है।
ओके ना। सो उस दिन हमें आज़ादी मिली, यह महत्वपूर्ण बात है की। तो यहाँ पर हमारा एक कहानी यह भी मनु भंडारी जी की आत्मकथा का पाठ समाप्त हो गया। प्रश्नोत्तर भी मैंने आपको पढ़कर बताया, आपके स्टडी मटेरियल में दिए हैं। आप एक बार पढ़िए, समझिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप साक्षी इस तरह से लिखिए। साक्षी सब्जेक्ट हिंदी, फर्स्ट लैंग्वेज, क्लास 10th, HW learn and write all question and answers from lesson 3 in classwork as homework one time। यहाँ पे पेरेंट्स साइन और टीचर साइन। ओके। सो लेसन 3 के सभी क्वेश्चन आंसर्स लिखकर स्कूल मेल आईडी को भिजवा दीजिए बच्चों। यहाँ पर हमने पार्ट 3 कंप्लीट कर दिया है। ओके, फिर नए पार्ट के साथ फिर एक सेशन में मिलेंगे। तब तक बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।